हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आपके लिए हम टॉपिक लेके आ रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको डी ब्लॉक का परिचय बताया था। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं फर्स्ट, वह है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये सभी तत्व होते हैं बच्चों इनकी परमाणु क्रमांक देखिए। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कितने तक होते हैं बच्चों? 30 तक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट किस में भर देंगे हम? ऑर्गन में। ये 18 स्टूडेंट हमने ऑर्गन में भर दिए। बाकी बच्चे 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 3D और 4s में स्टूडेंट यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तो 18 तो हमने ऑर्गन में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 4s में भर दिए, तो कितने हो गए? 18 और 2 20। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21। यानी कि 3D में 1 इलेक्ट्रॉन और जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ऑर्गन 4s2 18 और 2 20, और इसमें कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन 3D में भर जाएंगे। वेनेडियम में स्टूडेंट बात करते हैं हम तो 4s2 3D3 ये विन्यास हो जाएगा। अगर हम क्रोमियम में स्टूडेंट बात करेंगे तो ऑर्गन 3D4 4s2 होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3D में अगर ट्रांसफर हो जाए तो उस परिस्थिति में यहां पर 3D में अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा और यहां भी अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा ऑर्गन 3D5 4s1, और ये विन्यास अर्धपूरित विन्यास के कारण ज्यादा स्थायी होगा। अर्धपूरित विन्यास के कारण स्थायी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके बाद में मैग्नीज की। तो देखिए बच्चों, मैग्नीज में क्या होना है? 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर ही दिए अपन ने। अब एक बात ये देखिए, आप यहाँ 3D4 आ चुका है, यहाँ 4s2, तो देखिए यहाँ D में यहाँ 3D5 4s1 ये वाला विन्यास ज्यादा स्थायी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 4s में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 2। तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सेंड कर दिए। अब हमारे पास अगला इलेक्ट्रॉन 4s में भरने के बाद किस में जाना चाहिए? 3D में जाना चाहिए। तो अगर हम आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा?
3d6 4s2। स्टूडेंट कोबाल्ट की बात करते हैं तो 18 ऑर्गन में भर दिए हमने। इसके बाद में 3d7 4s2। निकल की बात करते हैं तो ऑर्गन 3d8 4s2। स्टूडेंट कॉपर में भी क्रोमियम जैसा कंसेप्ट अप्लाई होगा। ऑर्गन 3d9 4s2 ये होना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गन अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में स्थानांतरित हो जाता है तो यहां विन्यास बन जाता है 3d10 4s1। तो स्टूडेंट्स यहां दोनों तरह के विन्यास है, ये पूर्ण पूरित है, ये क्या है अर्धपूरित विन्यास है। तो दोनों तरह का यहां विन्यास हो जाएगा अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास के स्थायित्व, विन्यास के कारण स्थायी। ओके। और जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक में ऑर्गन, अब देखिए 4s में फुलफिल है पहले से, तो अब क्या भर देंगे 3d10 4s2 ये विन्यास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहां पर दो तत्वों में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास इनके स्थायित्व को ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं वो क्रोमियम और कॉपर के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से परिवर्तित क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये टेबल आप बनाइए और फिर मैं आपको इनके स्थायित्व का कारण लिखाता हूं। पहले आप ये टेबल बना लीजिए ऐसे किसी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब इसमें आप इसको नोट करने के बाद में, इसके बाद में आप लिखिए क्रोमियम व कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का कारण इनमें मिलने वाला अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास होता है। तथा दूसरा कारण यह है कि यह है कि 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाओं में कम अंतर होता है। 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाओं में कम अंतर होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं टॉपिक
प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। स्टूडेंट, स्कैंडियम से लेकर जिंक के तत्व, जिसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, या हम कहें कि ये डी ब्लॉक के तत्वों के भी सामान्य लक्षण रहेंगे। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत सारे गुण मिलते हैं। उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, घनत्व उच्च होता है, कठोर होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, गलनांक उतनांक उच्च होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, इनमें क्षैतिज समानता होती है, ऊर्ध्वाधर समानता नहीं मिलती है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ये उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, इनके आयन रंग उत्पन्न करते हैं। ऐसे गुणधर्म हमने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं। यही गुणधर्म कौन दर्शाएंगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व दर्शाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणों को हम कुछ इस प्रकार से क्रमवाइज पढ़ेंगे। जैसे पहला गुणधर्म जो होगा बच्चों यहाँ पर, उसका नाम होगा परमाणु त्रिज्या। पहले गुणधर्म का नाम होगा परमाणु त्रिज्या। स्टूडेंट, दूसरा गुणधर्म हम लेंगे आयनन विभव। क्या लेंगे? आयनन विभव। स्टूडेंट, तीसरा गुणधर्म हम लेंगे यहां पर धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति। ओके स्टूडेंट्स। चौथा गुणधर्म हम यहां लेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं। स्टूडेंट, पांचवा गुणधर्म लेंगे हम उत्प्रेरकीय गुण। पांचवा गुणधर्म लेंगे हम उत्प्रेरकीय गुण। स्टूडेंट, छठा गुणधर्म हम लेंगे यहां पर चुंबकीय गुण। सातवां गुणधर्म हम लेंगे स्टूडेंट यहां पर रंग। आठवां गुणधर्म लेंगे स्टूडेंट्स हम यहां अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक। और नवा गुणधर्म स्टूडेंट्स हम यहां लेंगे मिश्र धातु निर्माण। मिश्र धातु निर्माण। स्टूडेंट्स, ये सभी गुण डी ब्लॉक के सभी तत्व दर्शाते हैं। ओके, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा तो दर्शाना स्वाभाविक है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले गुणधर्म की आपसे आज चर्चा करेंगे, परमाणु त्रिज्या। ओके, तो हम पहला गुणधर्म ले रहे हैं परमाणु त्रिज्या। देखिए, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब स्टूडेंट्स,
ये परमाणु त्रिज्या छोटी होगी या बड़ी होगी, इसको दो कारक प्रभावित करते हैं। परमाणु त्रिज्या को मुख्यतः दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट्स प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको आप जेड इफेक्टिव कहते हैं, और स्टूडेंट सेकंड फैक्टर होता है परिरक्षण प्रभाव। दूसरे प्रभाव का नाम क्या है? परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। इसका स्टूडेंट एक नाम और होता है आवरणीय प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश यानी कि इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में होने वाली वृद्धि को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। आपसे इसकी कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज दिस, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में हुई वृद्धि को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट? छोटी हो जाएगी। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या में अगर रिलेशन देखे तो परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मीन्स क्या है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, ये संयोजी कोश या बाह्यतम कोश होता है और इसके अंदर वाला उपांत्य कोश होता है और इसके भी अंदर वाला उप उपांत्य कोश होता है। स्टूडेंट, जो इसका बाह्यतम कोश होता है वो NS और NP कक्षक बनाते हैं। NS और NP कक्षक क्या बनाते हैं? बाह्यतम कोश। स्टूडेंट्स, जो उपांत्य कोश होता है, जो उपांत्य कोश होता है वो N-1D कक्षक बनाता है। कौन बनाता है? N-1D कक्षक बनाता है। और उप उपांत्य कोश जो होता है स्टूडेंट, कौन बनाता है? N-2F कक्षक बनाता है। ये नॉलेज आपको प्रॉपरली होना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि संक्रमण श्रेणी में बाह्यतम कोश के आंतरिक कोश यानी कि उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, अब आपको पता है यहां संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले तो क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन मध्यवर्ती तत्वों में और अंतिम तत्वों में क्या होने लगता है? उपांत्य कोश में, उपांत्य कोश यानी कि पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या उपांत्य कोश में होगी तो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो नाभिकीय आकर्षण है वो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। उस परिस्थिति में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आकर्षण को कम कर देते हैं, दुर्बल बना देते हैं। इसी प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव कहेंगे।
क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव कहेंगे। ओके, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से दूर जा रहा है। अगर नाभिकीय आकर्षण से दूर जा रहा है तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो इससे ये पता चला कि परिरक्षण प्रभाव समानुपाती हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के, यानी कि इनका रिलेशन क्या होगा, परमाणु त्रिज्या समानुपाती है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने जान लिया कि परमाणु त्रिज्या को ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे कि इनका संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनमें 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन किसकी तुलना में बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना में बढ़ता है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी। ये कहानी मैग्नीज तक भी लागू होती है, क्योंकि मैग्नीज में भी 3D5 होता है, यानी कि यहां भी अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रभाव चालू हो जाता है, क्योंकि यहां भी क्या होता है कि 4s में तो काउंटिंग है ही सही, लेकिन इसके बाद में अगर हम देखें आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक में, तो आयरन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3d6 4s2, यानी कि 3D में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो गया, यानी कि उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई, यानी कि परिरक्षण प्रभाव प्रभावी होने लगा। तो इन तीन तत्वों में आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीन तत्वों में जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। तो इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर हो जाएगी। इसके बाद में अंतिम दो तत्वों में अगर कॉपर और जिंक की देखें तो कॉपर में 3d10 4s1 होता है, यहाँ 3d10 4s2 होता है, यानी कि 3D के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन का, जिससे परमाणु त्रिज्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तभी संभव है जब जेड इफेक्टिव कम हो किससे, SE की तुलना में, स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना में। तो बच्चों संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या घटती है, मध्य में लगभग बराबर होती है और अंतिम दो तत्वों में परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये परमाणु त्रिज्या समझ में आई होगी। चलिए आप सभी पहला टॉपिक डाल लीजिए, परमाणु त्रिज्या, और इस परमाणु त्रिज्या के बारे में एरो लगा के लिखिए। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखिए, परमाणु त्रिज्या दो कारकों से प्रभावित होती है। परमाणु त्रिज्या दो कारकों से प्रभावित होती है। नंबर 1,
प्रभावी नाभिकीय आवेश, और नंबर 2 परिरक्षण प्रभाव। फर्स्ट टॉपिक डाल लो आप, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसमें लिखिए परमाणु के नाभिक में एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे संक्षिप्त में ZeF से दर्शाते हैं, ZeF से दर्शाते हैं। कंटिन्यू। इसका मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। इसका मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। इसके बाद में आप ये रिलेशन लिख लीजिए, परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती 1/Z इफेक्टिव, ये रिलेशन लिख ले। और इसके बाद सेकंड टॉपिक डाले, परिरक्षण प्रभाव। इसमें आप लिखना परमाणु में उपांत्य कोश में या आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल, दुर्बल हो जाता है, तो इसे परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। इस प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये रिलेशन लिख लीजिए, परमाणु त्रिज्या समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। परमाणु त्रिज्या समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रारंभिक तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटती है। प्रारंभिक तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जबकि मध्यवर्ती तत्वों में परमाणु त्रिज्या
लगभग बराबर रहती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं। तथा अंतिम दो तत्वों में परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप ये ऑर्डर लिख लीजिए, चाहे तो आपकी नॉलेज के लिए इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये था अपना ओवरऑल परमाणु त्रिज्या। बहुत सिंपल टॉपिक है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन सब में काम आने वाला टॉपिक है। और आज आप इस कंडीशन को समझ गए तो इसी सिस्टेमेटिक वे में आपको लिखना है। यानी कि मैंने डेफिनेशन बताई, ये दोनों कारक प्रभावित करने वाले। अब वर्ग में और ऊपर से नीचे ये तो आपको आवर्तिता के हिसाब से लिखना होता है कि क्वेश्चन किस ब्लॉक का पूछा है, उस पर आधारित होता है ये। अब बच्चों, हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं सामान्य लक्षण में। और उस टॉपिक का नाम है आयनन विभव। बहुत शानदार टॉपिक है, 11th क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, हम इसको आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं समझा रहा हूं आपको। एक उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, ये कोई उदासीन है, गैसीय है, विलगित। विलगित का मतलब होता है जो निकाय अपने परिवेश से ना उष्मा ना द्रव्य दोनों का स्थानांतरण नहीं करता हो, तो आप उसको विलगित निकाय कहेंगे। तो ये विलगित है और गैसीय है, उदासीन है। अब इसके सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को, अब बच्चों सबसे ढीला कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा, अब आप ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सपोज करें कोई एम धातु है, अब ये गैसीय अवस्था में उपस्थित है, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु है। अब इसके ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी IE1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रथम आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब आप ऊर्जा निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा देने पर प्रक्रम कैसा बन जाता है? ऊष्माशोषी। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ये निकल गया M+, यानी कि इसकी आयनिक अवस्था आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है, या आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल कहलाती है। अगर आप अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो क्या इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकला था, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश से आप निकालना चाहेंगे। तो
तो आंतरिक कोश नाभिकीय आकर्षण से बंधित होता है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो उस परिस्थिति में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो ऊर्जा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर फिर भी आप निकालना चाहते हैं, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि M3+, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। अब आपसे पूछे जाए कि इन तीनों क्रमागत आयनन विभव में क्या रिलेशन होगा, तो स्टूडेंट्स IE1 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE3 हो जाएगा। ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्रमागत आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है, क्रमागत IP का बढ़ता हुआ क्रम। स्टूडेंट्स ये आपने 11th क्लास में भी समझा है, क्योंकि ये टॉपिक आपके 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आया था। लेकिन ये आयनन विभव रिलेटेड किससे होता है? आयनन विभव पूर्णतया परमाणु त्रिज्या से संबंधित होता है। कैसे भाई? अगर परमाणु छोटा होगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा। तो अब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बड़े नाभिक में है, बड़े परमाणु में है, अब उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण छोटे परमाणु की तुलना में थोड़ा दुर्बल होगा, कमजोर होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देना चाहते हैं तो छोटे परमाणु की तुलना में आपको कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या आयनन विभव को प्रभावित करती है। अब अगर हम इसको संक्रमण श्रेणी के तत्वों से जोड़ें तो संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। लेकिन जनरल वे में कहे तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऐसा स्टेटमेंट हम देंगे। अगर परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घट रही है तो आयनन विभव के मान बढ़े, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं बढ़ते, मात्र 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य परिवर्तित होते हैं इनके मान, 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान। लेकिन आयनन विभव के बढ़ने से धातुओं की क्रियाशीलता घट गई, क्योंकि आपको पता है कि धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। धातुओं की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती IP। अगर किसी का IP आयनन विभव बढ़ रहा है तो उनकी क्रियाशीलता घट रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। क्यों? क्योंकि IP का मान बढ़ता है। स्टूडेंट्स यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं आयनन विभव का कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान अधिक होते हैं क्यों? स्टूडेंट्स किस किस के? क्रोमियम और कॉपर के। तो देखिए हम यहां कंडीशन ले लेते हैं क्रोमियम और कॉपर की। ये क्रोमियम और ये कॉपर। हमने कहा इनके द्वितीय आयनन विभव IP सेकंड ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? देखो आप, ऑर्गन 3d5,4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका? क्रोमियम का। और कॉपर का क्या है? ऑर्गन 3d10,4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्टूडेंट जब प्रथम आयनन विभव होता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलता है, लेकिन अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, IP सेकंड चाहते हैं, तो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन किस विन्यास से निकाल रहे हो?
यहाँ अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पूर्ण पूरित विन्यास से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दोनों में स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अतः स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इनके द्वितीय आयनन विभव के मान ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, क्यों? ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप टॉपिक डाल ले आयनन विभव और लिखेंगे आयनन विभव के बारे में। लिखिए बच्चों, किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसे Ip या IE से दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये तीनों इक्वेशन नोट करो। फर्स्ट प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव और ये ऑर्डर, ये नीचे ये लिख लेना, क्रमागत Ip का बढ़ता हुआ क्रम, ये तीनों नोट कर लो और ये नोट कर लो क्रमागत Ip का बढ़ता हुआ क्रम। इसको नोट कर लिया हो तो स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखना, आयनन विभव का मान परमाणु त्रिज्या से प्रभावित होता है। आयनन विभव का मान परमाणु त्रिज्या से प्रभावित होता है, अर्थात छोटे परमाणु के लिए आयनन विभव का मान अधिक होता है, जबकि बड़े परमाणु के लिए आयनन विभव का मान कम होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखना, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या अनियमित रूप से परिवर्तित होती है। अनियमित रूप से परिवर्तित होती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। अतः आयनन विभव के मान सामान्यतया बढ़ते हैं। आयनन विभव के मान सामान्यतया बढ़ते हैं तथा 0 से 6 इलेक्ट्रोड वोल्ट के मध्य इनके मान होते हैं। 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य इनके मान
होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट एरो में लिखिएगा, आयनन विभव का मान बढ़ने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। आयनन विभव का मान बढ़ने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। आप चाहे तो ये रिलेशन आप याद रखने के हिसाब से लिख सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती Ip, और नेक्स्ट एरो में लिखिए इसके बाद में क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान अपने निकटवर्ती तत्वों से ज़्यादा होते हैं। अपने निकटवर्ती तत्वों से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें द्वितीय इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित, ब्रैकेट में लिख देना 3d5, तथा पूर्ण पूरित, ब्रैकेट में लिख देना 3d10 स्थायी विन्यास से निकलते हैं। स्थायी विन्यास से निकलते हैं। अतः इन विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनके द्वितीय Ip निकटवर्ती तत्वों से उच्च होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ क्रोमियम और कॉपर में बता दीजिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। 4s1 से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा आप इनको बता सकते हैं Ip सेकंड की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो का समापन, लेक्चर का समापन हम इसी टॉपिक के साथ करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के अन्य गुणों के साथ आपसे चर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से फ़ोन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारी जूम ऐप पर मीटिंग होती है उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।